सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः मधु कांकरिया रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम अपनी आंखों से निहार रहे हों। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। हिमालय की असीम बिखरी सुंदरता को देखकर सैलानी झूम झूम कर गा रहे थे, लेकिन लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी। वह चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी के सौंदर्य को देख रही थी। चलिए पाठ पढ़ते हैं। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरी भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। लेखिका तीस्ता नदी की सुंदरता को देखकर बहुत ही मोहित थी और वह भी चाह रही थी कि अभिशप्त राजकुमारी की तरह हमेशा के लिए इस तीस्ता नदी के पत्थरों के पास बैठकर और उसका बहता हुआ संगीत को वह सुनती रहे। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जो ही उन्होंने अपनी पांव उस तीस्ता नदी की बहती जलधारा में डुबोया तो मन भीतर तक भीग गया। उनका मन कविता करने को हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। सौंदर्य को वो अपने अंदर समेटने को उनकी इच्छा होने लगी। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षण में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। लेखिका उस झरने की संगीत को सुन रही थी और उनको लग रहा था कि झरना उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की सीख दे रही है। ठहराव मृत्यु का दूसरा नाम है और झरना अनंतता का प्रतीक है और उन्हें एक अद्भुत शक्ति का एहसास हो रहा था और वह भी चाह रही थी कि देश और काल की सरहदों से दूर वह भी इस बहती धारा में बहने लगी। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। उन्होंने जो ही पांव भिगोया, उनकी अंदर की जो भी बुरी इच्छाएं थी, दुष्ट वासनाएं, जो कुटिल इच्छाएं थी, वह भी इस धारा में बह गई और मन एकदम पवित्र और निर्मल हो गया। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को, पर जितेन मुझे ठेलने लगा आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। वह यहाँ से जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन जितेन ने बताया कि इससे आगे भी बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। अनमनी सी मैं उठी। वह उठना नहीं चाह रही थी, लेकिन अनमनी सी वह उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। और लेखिका यहाँ पर आकर यहाँ के की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध थी, चित्रलिखित सी खड़ी थी। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। और यहाँ पर उन्हें हिमालय लग रहा था, जैसे इतना यहाँ पर हरियाली थी कि वो लग रहा था कि मखमली आवरण हो, हरे रंग का मोटा कालीन जैसे बिछा हुआ, कहीं हल्का पीलापन लिए हुए था यहाँ की प्रकृति, कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरफ पथरीला, कहीं हिमालय उनको लग रहा था कि जैसे कि दीवार की पलस्तर उखड़ जाती है, तो उसी तरह हिमालय जहाँ पर पथरीला लग रहा था तो लग रहा था जैसे दीवार की पलस्तर उखड़ी हुई वह हिमालय प्रतीत हो रहा था। और देखते देखते परिदृश्य से सब कुछ छूमंतर, और फिर अचानक जो भी दृश्य थे वह सभी गायब, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी परत और बादल धुंध छाए हुए थे, सब कुछ बादल में था, जिसके कारण जो भी दृश्य था वह आंखों से ओझल हो चुका था। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न,
इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न, लायुंग में तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठी लेखिका क्या देखकर विचार मग्न थी? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।